आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, व्यस्तता के कारण टेस्ट नहीं बना पा रहा था, तो इसलिए लंबे समय बाद टेस्ट लेके आया हूँ। चलिए आज तीसरा टेस्ट लगाते हैं और आपको इसमें ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हाल में ही किस देश में गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है। तो किस देश ने पाकिस्तान के इस फैसले को खारिज किया है? तो आपका इसका आंसर मुझे बताना है। तो आपके ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भारत। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, उसके बाद ऑप्शन भी पढ़ूंगा और आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आंसर करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल में ही एपोफिस शब्द किस कारण से चर्चा में रहा है? ये एक समुद्री जानवर है, मछली की नई प्रजाति है, एक खगोलीय पिंड है और मेढक की प्रजाति है। तो बताइए ये क्या है? एपोफिस ये क्या है? तो एपोफिस जो है, बताइए जल्दी कि एपोफिस है क्या। तो देखिए, एपोफिस जो है ये खगोलीय पिंड है और जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो एपोफिस एक विशाल एस्ट्रॉयड है और जिसको गॉड ऑफ चाओस कहते हैं, और ये पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो ये गॉड ऑफ चाओस जो है ये मिस्र के मृत्यु के देवता हैं। ये उनके नाम पे इसका नामकरण किया गया है। 2004 में वैज्ञानिकों द्वारा एरिज़ोना वेधशाला से एस्ट्रॉयड की खोज की गई थी और इस विनाशकारी एस्ट्रॉयड की विनाशकारी शक्ति को देखते हुए इसका नामकरण मिस्र के जो मृत्यु के देवता हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो एपोफिस जो है ये इसके मिस्र के जो मृत्यु के देवता हैं उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इस एस्ट्रॉयड के धरती से संभावित खतरनाक साबित होने वाले एस्ट्रॉयड की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, लगाते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेट्टेजू लिपि का संबंध निम्नलिखित में से बेट्टेजुथु लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केरल राज्य की एक पारंपरिक लिपि है जो वर्तमान तमिल और मलयालम भाषा की लिपि के विकास से संबंधित है। दूसरा कथन है वर्तमान में इस लिपि का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। तीसरा है इस लिपि का प्रयोग चोल, पांड और चेर राज्यों के शासकों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है और 1, 2 यानी सभी के 1, 2, 3 सही है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है इसमें से कि पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा और पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए इसका आंसर है सी। ये केरल राज्य की एक पारंपरिक लिपि है और इस लिपि के द्वारा तमिल और मलयालम भाषा का ये विकास से संबंधित है और इस लिपि का प्रयोग चोल, पांड और चेर राजाओं द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया था अपने शासकीय आदेशों के लिए और वर्तमान में भी इस लिपि के साक्ष्य मौजूद है। तो इसका कथन 2 गलत है। ये देखिए, ये इसकी व्याख्या है। अगर इसको देखें हम तो यूनिकोड में शामिल करने के लिए प्रयास किया गया ताकि दुनिया भर के भाषा विशेषज्ञ इसको बेहतरी से जान सके। तो हाल में ही सरकार द्वारा यानी केरल सरकार द्वारा इस लिपि को प्रमोट किया जा रहा है, तो इस वजह से ये चर्चा में रही है। इसके असंख्य रिकॉर्ड मौजूद हैं जो पत्थरों, स्तंभ लेखों, आदेश पत्रों, ताड़ के पत्रों पर पांडुलिपि के रूप में दर्ज हैं। ये द्रविड़ भाषा की लिपि है और लगभग 10 शताब्दियों तक फली फूली है। आधुनिक तमिल और मलयालम भाषाओं को जन्म देने वाली लिपि के रूप में भी इसको स्वीकार किया जाता है। केरल के जो शोधकर्ता भाषाविद हैं ये ठोस प्रयासों के माध्यम से इसे धीरे धीरे इस भाषा को
बढ़ावा दिया जा रहा है, भाषाविद जो हैं वो इसको बढ़ा रहे हैं। तो इस लिपि के देखो दो नाम मिलते हैं, बट्टे लट्टू, ठीक है, और बेटे झुतु झुत। तो ये दो नाम हैं इसके, इस बात को ध्यान रखना, पेपर में इनमें से किसी भी नाम को ये ले सकते हैं, ठीक है। चोल पांड्य राजाओं द्वारा इस लिपि को बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है ये, और जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के पास है, पहला कथन है। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना 1992 में अंतरिक्ष से संबंधित औद्योगिक क्षमताओं के विकास को आगे बढ़ाने हेतु की गई थी। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन सही है, दूसरा सही है, दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन से संबंधित ये दोनों कथन है, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए ये इसका सी आंसर सही है। ये एंट्रिक्स कॉरपोरेशन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के पास है, और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जो है, इसरो जो भी व्यापारिक उड़ान है, यानी कि दूसरे देशों के जो सैटेलाइट भेजता है, वो इसी के माध्यम से डील की जाती है। तो ये देखिए, ये इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या है कि ये पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, प्रशासनिक नियंत्रण इसका अंतरिक्ष विभाग के पास है, और 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और यह अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा के रूप में एंट्रिक्स पूरी दुनिया में अंतरिक्ष ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2008 में एंट्रिक्स को भारत सरकार द्वारा लघु रत्न कंपनी के रूप में दर्जा दिया गया था, और इसकी जो मुख्यालय है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को बेंगलुरु के स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया को $1.2 बिलियन का मुआवजा देने के लिए कहा गया है। तो ये जो है अभी अमेरिका में एक केस चल रहा था, इस वजह से ये चर्चा में रही है। हाँ, तो अब चौथा क्वेश्चन है, ओरिस रेक्स मिशन निम्नलिखित में से इस पर विचार कीजिए। यह मिशन नासा का पहला मिशन है, और इसका उद्देश्य प्राचीन क्षुद्र ग्रह बेन्नु से एक नमूना प्राप्त करना है। बेन्नु क्षुद्र ग्रह अरबों वर्षों से निर्माण के बाद अत्यधिक परिवर्तित हुए हैं, और नमूना इन परिवर्तनों का अध्ययन करने में मदद करेगा। तो बताइए कौन सा कथन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो बताइए, अभी ये मिशन चर्चा में रहा है कि अभी हाल में ही ये मिशन बेन्नु पर उतरा है। तो बताइए कि दोनों कथन में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, इसका केवल एक सही है, इसका दूसरा कथन गलत है। तो ये मिशन अभी हाल में ही पहुंचा है। तो इस मिशन में ये प्राचीन क्षुद्र नमूना लेने के लिए उतरा था। ये 7 वर्षीय मिशन था, और इसमें कम से कम 60 ग्राम नमूने वापस पृथ्वी पर पहुंचाने पर यह मिशन समाप्त हो जाएगा। बेन्नु जो अरबों वर्षों पहले निर्मित हुआ था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जैसा निर्माण इसका अरबों वर्षों पहले था, ये आज भी सेम टू सेम वैसा ही है। इसलिए इस पर मौजूद रसायनों और चट्टानों का निर्माण सौरमंडल की उत्पत्ति से पूर्व हुआ था, और यह पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट भी मौजूद है। तो इसलिए यह मिशन जरूरी भी था। तो ये सौरमंडल से पहले क्या था, सौरमंडल कैसे बना, ये इस चीज़ का हमें इससे जानकारी प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, वागजान ऑयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और असम में। तो बताइए वागजान जो ऑयल फील्ड है किस राज्य में स्थित है।
तो देखिए ये वागजान जो ऑयल फील्ड है ये असम राज्य में स्थित है और अभी हाल में ही इसमें आग अभी हाल में ही इस फील्ड में तेल निष्कर्षण जो है, ये जो फील्ड है यहाँ पे तेल निकाला जा रहा था, वो बिना परमिशन के तेल निकाला जा रहा था। तो इसका ये गलत प्रिंट हो गया, इसका डी असम ही सही है। तो राष्ट्रीय एनजीटी द्वारा बीपी केटकी समिति ने असम की बागजान ऑयल फील्ड में तेल निष्कर्षण को बिना अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी के हो रहा था, इस वजह से ये चर्चा में रहा था। बागजान ऑयल फील्ड तिनकुसिया जिले के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के पास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? चीन के कासगढ़ को पाकिस्तान के ग्वादर से, चीन के कासगढ़ को पाकिस्तान के कराची से, गिलगित बल्टिस्तान को चीन के कासगढ़ से, गिलगित बल्टिस्तान को पाकिस्तान के ग्वादर से। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो ये जो है चीन के कासगढ़ को पाकिस्तान के ग्वादर से जोड़ता है, इसका ए आंसर सही है। चीन के इसका आंसर सही है। चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मुख्य तौर से एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के कासगढ़ प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। चलिए सातवां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है। दूसरा कथन है, यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के संबंध में। तो देखिए इसका केवल कथन एक सही है, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत है और ये पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। ये जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसका अब नाम बदलकर जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, और इसे वर्ष 2011 में इसको सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानसून मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन वर्ष 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसून मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन को इसका मकसद भारत में विभिन्न समयावधियों में मानसूनी वर्षा के पूर्व अनुमान प्रणाली को विकसित करना था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो केवल एक सही नहीं है, केवल दो सही नहीं है, केवल पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है और दोनों ही सही नहीं है या उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर है सी और दोनों ही इसमें कथन, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ ये है, इसमें ये सही नहीं ये गलत हो गया है, ये इसमें नहीं होना चाहिए था, गलत टाइप हो गया है, सही नहीं है। तो ये
ये दोनों ही कथन सही है, सी। तो देखिए, वर्ष 2012 में पृथ्वी मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसून मिशन को लॉन्च किया था, तो पहला कथन सही हो गया। इस मानसून मिशन का मकसद भारत में विभिन्न समयावधियों में मानसूनी वर्षा के पूर्व अनुमान प्रणाली को विकसित करना था। उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे की राष्ट्रीय मानसून मिशन के निष्पादन और समन्वयन की जिम्मेदारी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय मानसून मिशन में के तहत मौसम की भविष्यवाणी से संबंधित सेवाओं हेतु काफ़ी निवेश किया है। सैटेलाइट से प्राप्त डाटा प्रोसेस करने हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सुपर कंप्यूटर को भी स्थापित किया है। तो ये जो मिशन है, हाल में ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए मौसम की भविष्यवाणी से भारतीय किसानों व मछुआरों को काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये था, कौन सा सही नहीं है, तो इसकी जगह कौन सा सही है ये होना चाहिए था, तो इसलिए हमारे दोनों कथन सही हो जाते। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत की सेना का बचाव अभियान और देश, तो ऑपरेशन मैत्री यमन के लिए था, ऑपरेशन राहत नेपाल के लिए था, बनीला ऑपरेशन मेडागास्कर के लिए था, मिशन सागर वन जिबूती के लिए था। तो ये देश हैं और ये ऑपरेशंस हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? केवल 1, 3, 4, केवल 1, 3 2, 3, 4, और इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, केवल 4 और केवल 3। तो बताइए इनमें से कौन सा इस देश के लिए था? तो ये देखिए, इसका सही आंसर है डी, यानी कि जो ऑपरेशन बनीला है वो मेडागास्कर के लिए था, ऑपरेशन मैत्री जो है नेपाल के लिए था, ऑपरेशन राहत यमन के लिए था, मिशन सागर वन जिबूती के लिए नहीं था। ये जो अभी कोविड-19 के दौरान मेडागास्कर, सेलेस, कोमोरोस आदि देशों के लिए ये मिशन था। तो ये देखिए, ऑपरेशन बनीला जो है, ऑपरेशन बनीला चक्रवात डायने द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर में प्रभावित लोगों को सहायता हेतु शुरू किया गया था। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में आए भूकंप में राहत के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन राहत 2015 में यमन की त्रासदी में सऊदी अरब व उसके साथी सेनाओं द्वारा सेना के हस्तक्षेप के दौरान भारतीय नागरिकों को व अन्य देश के नागरिकों को यमन से बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया था। मिशन सागर वन जो है कोविड-19 के दौरान मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेल्स आदि देशों के अनुरोध पर भारतीय सेना द्वारा भेजी गई खाद्य व चिकित्सीय सहायता के अंतर भेजी गई थी इस मिशन के द्वारा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये चक्रवात है और ये देश है। अम्फान USA में आया था, आपको बताना है। हन्नान, ये अम्फान नहीं है, ये भारत है। और गोनी फिलीपींस में आया था। तो बताइए इनमें से कौन सा या कौन से सम्मिलित हैं? पहला सही है, 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, और केवल 3 सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा चक्रवात किस देश में आया था? ये सभी चक्रवात इसी साल आए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चक्रवात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर है 3, गोनी जो है वो अभी फिलीपींस में आया था। तो अभी इनका क्रम देख लेते हैं, क्योंकि क्रम भी पूछा जा सकता है।
तो अम्फान जो है ये भारत में आया था, ये भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी वाले पूर्वी तट पर ये मई जून 2020 में आया था हिंद महासागर में। हन्नान ये यूएसए में आया था, टेक्सास में अटलांटिक महासागर यानी कि अमेरिका के भी पूर्वी तट पर आया था, ये जुलाई में आया था। और गोनी जो है फिलीपींस में आया था प्रशांत महासागर में, और अक्टूबर नवंबर में। तो यानी ये सभी तीनों के तीनों जो हैं ये पूर्वी तट पर आए थे, ठीक है। और ये इनका क्रम है, पहले अम्फान आया था, फिर हन्नान आया था, और उसके बाद गोनी आया है, ठीक है। चलिए आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त एंड होता है, तो नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। और अब आपको लगातार टेस्ट मिलेंगे क्योंकि व्यस्तताएं चल रही थी, तो इस वजह से मैं टेस्ट नहीं बना पाया। अब आपको रोज़ टेस्ट मिलेगा, तो तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं।